हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी हमने हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम सारी सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी, मेडिवल भी पढ़ेंगे, आगे मॉडर्न भी पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से लेके प्री हिस्टोरिक टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड। और अब जो हमें पढ़ना है वो है मौर्यन एम्पायर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। आई होप आपको ये सब समझ में आए और ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, हिस्ट्री स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट, काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। जो भी टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स हैं तो वो सीरियल वाइज समझाने की कोशिश करती हूँ। और बाकी नोट्स पीडीएफ से देख के, इन स्लाइड से देख के आपको समझ में आ ही जाएगा। जो ना आए आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसको और अच्छे से समझाऊँ। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड सोर्सेज, लिटरेरी इंस्क्रिप्शंस वगैरह, फिर रूलर्स अलग अलग, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोका हो गए, अशोका का पूरा स्प्रेड क्या क्या था, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, बुद्धिज्म, अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्मा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यंस का, फॉरेन रिलेशंस कैसे थे, और फिर डिक्लाइन, कैसे मौर्यन एम्पायर्स का डिक्लाइन हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सोर्सेज की बात करें तो इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले अगर देखें, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स और क्रेविंग्स फाउंड ऑन वेरियस सरफेस सच एज पिलर्स, रॉक्स, केव्स। और तो अशोका के पीरियड में ना हमें काफ़ी सारे एडिक्ट्स ऑन पिलर्स एंड रॉक्स मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें उनके अचीवमेंट्स और उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है। और मेजरली ये लिखे होते थे प्राकृत या फिर ब्राह्मणी, जो इनके स्क्रिप्ट में, और कई जगह पे पाली लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। और ये सबसे पहले डिसाइफर्ड हुए थे, करे गए थे जेम्स प्रिंसिप द्वारा इन 1837 में। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट कर सकते हो। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अशोका का जो भी शासनकाल था उसके बारे में। साइट्स की बात करें तो जैसे पाटलिपुत्रा हो गई, तक्षशिला हो गई। पाटलिपुत्रा उनकी कैपिटल सिटी थी, जो काफ़ी कुछ बताती है, फिजिकल एविडेंस हमें वहाँ से मिलते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, सॉरी। और तक्षशिला जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लिटरेरी सोर्स में अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य हम बोलते हैं, जिसमें जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लाइक जिसमें किंग, डिपार्टमेंट्स, फिर क्रिमिनल, सिविल लॉज, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स वगैरह के बारे में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री से रिलेटेड। और कौटिल्य कौन थे? वो हु वॉज एन एडवाइजर एंड मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये चाणक्य, जो इनको चाणक्य भी कहा जाता है, ये बहुत, इनका बहुत मेजर रोल रहा है पूरे मौर्यन एम्पायर में। ये इनकी काफ़ी, जो इनकी पॉलिसीज़ होती थी, लाइक ये अर्थशास्त्र में जो इन्होंने मेंशन किया, लॉज वगैरह से रिलेटेड, तो इसकी वजह से भी मौर्यन एम्पायर बहुत फ्लोरिश हुआ था। तो ये थे सोर्सेज। सेनेस की जो बुक है इंडिका, वो भी एक बहुत ही मेजर सोर्स है मौर्यन एम्पायर के लिए, जो हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जो मतलब जिन्होंने काम किया। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। हम बात करते हैं रूलर्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यंस। तो मौर्यन डायनेस्टी बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की गई थी नंदा एम्पायर को हरा के 322 बीसी में। अगर आप नंदा एम्पायर और ये नहीं जानते हिस्ट्री के लिए, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद इनके बेटे आते हैं बिंदुसार, फिर उसके बाद और अशोका आते हैं, वो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे कैसे एक्सपेंड करते हैं वो बाउंड्रीज। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा है 322 बीसी 298 बीसी तक। ओके, फिर चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है मौर्यन एम्पायर के। मगध में इनका जन्म होता है। ये काफ़ी हम्बल नेचर इनका माना जाता है, और ग्रीक स्कॉलर्स द्वारा इनको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा गया है। ये चाणक्य के साथ इन जो थे इनके मतलब कोर्ट में, चाणक्य जो अभी हमने बात करी थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इनके टाइम पे। उनके साथ ये अलायंस करके या उनके साथ बातचीत करके ये काफ़ी एक्सपेंड करते हैं। उन्हीं के साथ अलायंस बना के नंदा रूलर को हराते हैं, और फिर ये कैपिटल इन रखते हैं अपनी पाटलिपुत्रा। फिर ये सेंट्रल इंडिया में मूव कर जाते हैं, जहाँ पे ये नर्मदा, नॉर्थ ऑफ नर्मदा का रीजन है, वो हासिल करते हैं। फिर ये 305 बीसी में सेल्यूलस निकोटस को भी हराते हैं, जो अलेक्जेंडर का जो जनरल था। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अलेक्जेंडर वैसे तो चला जाता है, बट वो अपने जनरल अपॉइंट कर जाता है इंडिया में। ये उनको भी हराते हैं। फिर हिंदकुश बिकम द बाउंड्री बिटवीन 2 स्टेट
फिर ये सेलुलस की जो बेटी होती है उनसे हेलेना, उनसे शादी भी कर लेते हैं, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस टाइप भी ये भी होता है। तो काफ़ी एक बहुत ही अच्छे रूलर थे। इन्होंने जो एस्टेब्लिश किया ना मौर्यन एम्पायर, वो आगे जाके बहुत बढ़ाई। ही वाज़ द फर्स्ट इंडियन रूलर हु यूनाइट द होल नॉर्थ इंडिया। कह सकते हैं हम कि मतलब इनकी वजह से यूनाइट होके दिखी हमें यूनिटी कि हाँ, नॉर्थ इंडिया में भी यूनिटी है। और बोथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर काफ़ी फ्लोरिश हुए थे इनके टाइम पे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। अब बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 बीसी से 273 बीसी। हो सकता है ये जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो, कहीं पे आपको ऊपर नीचे मिल जाए, बट मुझे जहाँ तक लगता है यही है, तो मैंने वही मेंशन किया है यहाँ पे। सो इन्होंने भी काफ़ी साउथ तक अपना रीजन फैलाया। इनको अमृता घटा भी कहा गया है ग्रीक स्कॉलर्स द्वारा, स्लेयर्स ऑफ द एनिमीज। मतलब ये मार काट में ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते थे, ये थोड़ी इनकी पॉलिसी वैसी थी। ही हैज़ ऑल्सो कन्क्वायर्ड द डेक्कन अप टू मैसूर तक। इन्होंने मतलब साउथ तक काफ़ी रीजन गया। अब आप एक काम करना, मैप रख सकते हैं आप अपने साइड में, जिससे आपको पता लगता रहे कि हाँ यहाँ तक गया होगा, तो उससे आपको ईजिली समझ में आएगा। सो इन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंड किया मौर्यन एम्पायर को, और अलग अलग टेक्स्ट में हमें मतलब वो मिलते हैं कि हाँ जो तारानाथ है द बुद्धिस्ट मॉन्क, वो भी बताते कि इन्होंने बिंदुसार ने ऑलमोस्ट 16 स्टेट कन्क्वायर्ड कर लिए गए थे। संगम तमिल लिटरेचर जो है उसमें भी हमें बताया गया है कि साउथ तक इन्वेजन हुआ था। तो ये अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि बिंदुसार ने भी काफ़ी एक्सपेंड किया था मौर्यन एम्पायर को। पढ़ेंगे अशोका के बारे में, हु इज़ ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर्स। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। ही एक्टेड एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 273 बीसी से 232 बीसी के आसपास का है। बिंदुसार के सन थे, और इनके मतलब सक्सेशन के ना अलग अलग मतलब स्टोरीज बताई गई हैं। कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था, तब ये सक्सेशन पे आए थे 4 साल के बाद, मतलब इनका राज्य अभिषेक हुआ था। कई के अकॉर्डिंग इन्होंने सिर्फ 6 भाइयों को मारा था, तब ये सक्सेशन मतलब हासिल की थी। सो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। अगर इनके रूल की बात करें तो ही एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट टू द एक्सट्रीम साउथ। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया वो कर लिया था अपने अंडर में, या मतलब इनके अंडर में आता था। एक यूनिटी, जो हम बात करी ना कि मौर्यन एम्पायर किस लिए जाना जाता है, यूनिटी ऑफ इंडिया। तो अशोका वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, इसके लिए ये जाने जाते थे। अब जैसे राजतरंगिनी जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कश्मीर वॉज नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, और नेपाल भी इनका पार्ट नहीं था। तो अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि इन्होंने कितना सारा एम्पायर हासिल किया था। हाउएवर द कलिंगा वॉर डीपली अफेक्टेड हिम एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर विटनेसिंग द हॉरर ऑफ वॉर्स। अब कलिंग वॉर के बारे में ज़्यादा डिटेल मिलती नहीं है कि उनका क्यों हुआ था, क्या कारण थे उस चीज़ के, लेकिन उस वॉर के बाद ना अशोका का दिल, मतलब वो कहते हैं ना हृदय परिवर्तन हो गया था उनका, बिल्कुल बदल गए थे वो, इतना खून खराबा देख के, या कह सकते हैं मतलब बिल्कुल चेंज हो गए थे। कलिंग वॉर हुआ था 216 बीसी में। यहाँ पे सॉरी मैंने 261 बीसी लिखा है। इन द 9th ईयर ऑफ हिज रूल, जब ये 9 साल हो गए थे ना अशोका को शासन करते हुए, तब वो वॉर हुआ था। अशोका देन फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग धमा विच meant righteous living and moral governance. He sent missionaries to spread Buddhism and Dhamma beyond. फिर उसके बाद इन्होंने ना पूरे मतलब ये शांत स्वभाव इनका बिल्कुल चेंज हो गया था, और काफ़ी फिर शांति की तरफ बढ़ गए थे, और सही मतलब रिलीजियस चीज़ों को ये प्रमोट करने लग गए थे। फिर धमा भी आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी जो बुद्धिज़्म को इन्होंने अपना लिया था, और फिर कैसे इन्होंने और भी उसको स्प्रेड किया था। फिर आते हैं अशोका एंड इन सक्सेसर। अशोका ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, ही ascended to the throne in the 3rd century BC. Successor after his death were not capable. तो अशोका के बाद ना कोई ऐसा मतलब आया ही नहीं, कोई ऐसा रूलर जो मौर्यन एम्पायर को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सके। तो इनके जो सक्सेसर आए भी थे वो भी काफ़ी वीक वगैरह थे, जिसकी वजह से फिर मौर्यन एम्पायर ज़्यादा आगे जा भी नहीं पाया। फिर अगर बात करें अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड साइट, so Ashoka is well known for inscribing his edicts on pillars and rocks throughout the empire. These inscriptions were written in Prakriti language and Brahmini scripts. ये हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी। जो सोर्सेज हमें मिलते हैं वो अशोकन इंस्क्रिप्शन से होते हैं मेजरली, जो अशोका के बारे में बताते हैं। इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो कुछ 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अशोकन रिजाइन इज कंसिडर्ड अ गोल्डन पीरियड बोला जाता है इनके टाइम पीरियड को। इनिशियली नोन फॉर
for military conquest, but after the Kaling War he embraced Buddhism and become an advocate of non-violence and धमा। तो इनका जो रेजाइन है उसको गोल्डन टाइम पीरियड बोला गया है। पहले तो काफ़ी मिलिट्री कन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं, बट बाद में फिर शांति का प्रतीक मतलब इनका जो पूरा शासनकाल था बाद का वो ये माना जाता है। फिर अशोका एंड बुद्धिज्म। अशोका प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बियॉन्ड इट इंडियाज बॉर्डर्स। अब यहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया था कि कलिंग वॉर के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो फिर इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था और फिर उसको ना ही उन्होंने सिर्फ मतलब इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी उन्होंने काफ़ी स्प्रेड किया इसको, बुद्धिज्म को। इन्होंने अपना इनके जो बेटे थे और जो बेटी थी इनकी उनको भी इन्होंने भेज दिया था बुद्धिस्ट मिशनरीज के रूप में विद अ सेपलिंग ऑफ ओरिजिनल पीपल ट्री के साथ, मतलब स्प्रेड करने के लिए इन्होंने बहुत प्रचार किया। इन्हें धम्मा महामंत्रास आपने पढ़ा हो कि मतलब एक कमेटी टाइप अपॉइंट करी थी टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ धमा, मतलब बुद्धिज्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। द पॉलिसी ऑफ धमा, द पॉलिसी ऑफ धमा रिफर टू हिज प्रिंसिपल्स ऑफ राइटस गवर्नेंस, moral values, religious tolerance, the welfare of his subjects. Dhamma was not limited to Buddhism but rather intended to promote, मतलब सिर्फ मौर्यन एम्पायर तक सिर्फ बुद्धिज्म तक नहीं सीमित थी जो ये पॉलिसी ऑफ धमा थी। ये इसका मतलब इसीलिए अपॉइंट करी गई थी ये सही जीवनी को डिपिक्ट कर सके कि मतलब क्या राइट पाथ जो है ना उसको डिपिक्ट कर सके। ये तो थे अशोका के कैसे मतलब अलग अलग लाइफ के फेजेस थे। आई होप आपको अभी तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। The Mauryan administration was a well-organized and efficient system that played a crucial role in the empire succession and expansion. Mauryan जो administration था ना वो बहुत मतलब काफ़ी अच्छा था। Following the death of Ashoka, the Mauryan dynasty lasted for 137 years. तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि उनके जो सक्सेसर थे वो कुछ मतलब इतने प्रोमिनेंट आए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी 137 साल उनके डेथ के बाद भी वो रहा। तो ये कितना मतलब अच्छा और वो रहा होगा इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था। और मतलब बाद में तो ये डिवाइड हो गया था वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन बहुत ही बढ़िया मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मौर्यन एम्पायर हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद द किंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। द किंग हेल्ड इमेंस पावर एंड अथॉरिटी। फिर उसके बाद और अलग अलग इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नेंस मिलिट्री, मतलब सबसे पहले तो किंग ही होता था। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी इनकी, पहले किंग होता था, फिर उसके बाद मात्याज, जनपदाज, मतलब ऐसे करके डिवाइडेड था, सेंट्रलाइज था। तो बहुत ही सेंट्रल जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत प्रोमिनेंट था। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, यूनिट्स, जनपदास, महाजनपदास में डिवाइड थे। हर एक जनपदा वॉज रूल्ड बाय प्रिंस और अ ट्रस्टेड नोबल अपॉइंटेड बाय द किंग। फिर मतलब जनपद हो गए वो वैसे डिवाइड हो गए अलग अलग प्रोविंसेस में जनपद, फिर वहाँ पे अलग अलग मतलब एक नोबल अपॉइंट किया जाता था किंग के द्वारा जो मतलब ट्रस्ट वर्दी हो, वो उस पूरी चीज़ को संभालता था। तो प्रोविंशियल सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया था। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज वैश्याज और नगराज, मतलब फिर हो गए जनपदाज हो गए, फिर उनको भी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करा गया था। नगर्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। प्रोविंशियल गवर्नर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन वगैरह के में जो हेल्प करते थे किंग की। फिर लोकल गवर्नेंस, द लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एट विलेज लेवल। फिर पहले हो गए जनपदास, महाजनपदास, फिर उसके बाद नगराज, फिर उसके बाद विलेज लेवल पे भी अलग अलग हेडमैन्स होते थे, काउंसिल्स होते थे रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज इंटरनल अफेयर्स, और जो विलेज से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। फिर उसके बाद ऊपर हो गए नगर से जो पूरा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो मतलब काफ़ी सेंट्रलाइज्ड और एक बहुत ही अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। मेंटेन एंड कंट्रोल ओवर द वास्ट टेरिटरी। द आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें काफ़ी सारे इन्फेंट्रीज, कैवलरीज, एलिफेंट्स, बहुत सारे ये थे। इट वॉज अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द किंग। और ये पूरी मिलिट्री जो भी मतलब डिवाइडेड थी, इसको कमांड कौन करता था? किंग करता था। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ऑल मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। टैक्सेशन सिस्टम काफ़ी बढ़िया था जिसके थ्रू मतलब इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी मौर्यन एम्पायर की। और फिर स्पाई नेटवर्क एंड इंटेलिजेंस, स्पाई नेटवर्क वो नज़र रखने का जासूसी कानून जो है वो भी बहुत अच्छा था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई इट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। काफ़ी बढ़िया इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसी से जो मौर्यन एम्पायर है वो मतलब इतना प्रोमिनेंट रहा, इतना अच्छा रहा, इतने साल तक टिका रहा। फिर
आर्ट एंड आर्किटेक्ट की बात करें, द मोस्ट आइकॉनिक आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज द अशोकन पिलर्स, जो मतलब काफ़ी कुछ डिपिक्ट करते हैं। फीचर्स फेमसली फीचरिंग 4 बैक टू बैक लाइन्स विच बिकम द एम्बल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो एम्बल है हमारे इंडिया का, वो भी अडोप्टेड फ्रॉम लाइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर से ही लिया गया था, जो सारनाथ में है। फिर मौर्यन स्तूपास हो गए, जिसमें सांची स्तूपा हम पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। वो भी डिपिक्ट करता है कितना अच्छा आर्किटेक्चरल जो भी था मौर्यन एम्पायर में। पैलेसेस एंड फोर्ट्स हो गए, जैसे पाटलिपुत्रा कैपिटल सिटी है, वहाँ पे जो मौर्यन किंग्स का जो ग्रैंड पैलेस है, वो भी दिखाता है कि कितने अच्छे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन थे उस टाइम पे, कितनी अच्छी आर्ट्स थी। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ these structures have been lost to time and only limited archaeological evidences remains। बट इनका आर्कियोलॉजिक जो आर्किटेक्चर था, इनका आर्किटेक्ट था, बहुत ही मतलब अच्छा था आर्ट एंड आर्किटेक्ट भी मौर्यन एम्पायर का। लास्ट में आते हैं रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। तो इनके रीजंस क्या थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के? तो वीक सक्सेसर, इकोनॉमिक इश्यूज, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। मतलब इनके बाद, अशोका के बाद कोई ऐसा सक्सेसर आया ही नहीं जो मतलब संभाल सके अच्छे से। और इकोनॉमिक इश्यूज आने लगे, मतलब बाहर से जो भी वो आ रहे थे, बाहर से जो भी आक्रमण कर रहे थे अलग अलग, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लॉस होने लग गया। इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू एक्सेसिव मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब ये लोग मिलिट्री पे फिर ज़्यादा खर्चा हुआ, तो इकोनॉमिक हार्डशिप भी इनको देखने को मिली। फिर करप्शन एंड मिस मैनेजमेंट, फिर कोई ऐसे मैनेजमेंट भी इनका बिगड़ गया धीरे धीरे। सोशल अनरेस्ट, रिलीजन रेबिलियंस, फॉरेन इन्वेजन्स, एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो ये सारे रीजंस थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के। और फिर लास्ट में ये मैप मैंने अटैच किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने कन्क्वेस्ट किया था अच्छे से, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा।